चलिए हम लोग आज 24 नंबर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज भी हर रोज की तरह हम लोग 30 से 29 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्हील दे रखा है, इस व्हील को टोटल बांट रखा है और हर अंक के सामने एक डिजिट दे रखा है। गुड इवनिंग बाबू। आपको तय करना है कि सर इस वाट वाले प्लेस पे क्या हम फिल कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा सावधानी रखिए, देखिए चंदन का आंसर आ गया सर डी 64। अरे बहुत बढ़िया। तो देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक था। एक के सामने एक है ना, यानी एक का क्यूब कर दिया। दो के सामने 8 है, यानी दो का क्यूब कर दिया। और तीन के सामने 27 है, यानी तीन का क्यूब कर दिया। तो अब चार के सामने क्या होना चाहिए? तो सर चार का क्यूब कर दो, और चार का क्यूब सर 64 होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए बेस्ट और परफेक्ट आंसर है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, ध्यान से 20 सेकंड में बन जाने चाहिए। 10 से 20 सेकंड इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मोर देन इनफ है। बीस सेकंड। चंदन का आंसर है ए। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बाबू। पीयूष जी। चंदन एक बार आंसर देना, ए भर देता है। चलिए ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कुछ नहीं किया, दो को तीन से गुना किया और फिर तीन को चार से गुना किया। तो तीन दूना छः और छः चार की कितने हो गए जी? तो सर 24 हो गए। इसी तरीके से नौ को आठ से गुना किया तो नौ अठी 72, और 72 को 7 से गुना कर दिया। तो जैसे ही आप 72 को 7 से गुना करोगे, 7 दूनी 14 के लिए चार हाथ में एक, सती सती 49, एक 50, यानी ये टोटल हो जाएगा 504। सेम तरीका से हमारे पास 5 है, हमारे पास x है और हमारे पास 6 है। और हमें क्या चाहिए? तो 30 चाहिए। तो देखिए तो 5 गुने 6 यही तो 30 हो चुका है। तो x का वैल्यू अगर हम 1 रख लेते हैं तो 30 से कम 30 हो जाएगा, यानी आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और परफेक्ट आंसर जाएगा। 30 सेकंड समय ले लो आप, लेकिन इस क्वेश्चंस पे एफर्ट लगाकर देखो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। 30 सेकंड लीजिए, एकदम एफर्ट लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, आपका पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में, और कॉन्सेप्ट इजी है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, देखिए बनाकर। अभी देख रहे हैं ना, अभी न्यूज में कंटिन्यू आ रहा था, टेलीकास्ट हो रहा था कि रसिया की सरजमीन में यूक्रेन घुसता जा रहा है। क्या ये यूक्रेन की जीत हो रही है? तो नहीं, ये यूक्रेन की जीत नहीं हो रही है। अगर आप भौगोलिक स्थितियों को अच्छे से समझते हो तो अभी मात्र 1 से 1.5 महीना का समय आएगा जब रसिया में बहुत ठंडी, भीषण ठंडी पड़ने स्टार्ट हो जाएगी। और जिस भाग में यूक्रेन एंट्री करता जा रहा है वो भाग रसिया का ठंडे भागों में से एक है। तो उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उस समय वो खुद छोड़कर भागेंगे, या तो फिर उस समय रसिया फिर से वो अपना कब्जे में कर लेगा। इसीलिए अभी रसिया जो है ना एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री है। तो आप भी टेंशन फ्री होकर के जवाब दीजिए। क्वेश्चन 3 का आंसर डी होगा। गुड इवनिंग बाबू संजीव कुमार। देखिए मंडे से जो, ये मंडे नहीं, 30 होने के बाद, ये 30 होने के बाद जो भी मेरी रीजनिंग की क्लास चलेगी वो सारे एग्जामिनेशन के लिए कंबाइंड चलेगी। ठीक है, क्योंकि देना होता है 1 घंटा आपको। ठीक है, तो 1 घंटा में फिर एक ही जगह क्यों फोकस करना, हम लोग सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन फोकस करेंगे। यानी किसी दिन डायरेक्शन के ढेर सारे क्वेश्चन बना डालेंगे, किसी दिन रैंकिंग के, किसी दिन ब्लड रिलेशन के, किसी दिन मिसिंग फिगर के। तो इस तरह से अब क्वेश्चन चलेगी। पहले इस 30 को हमने जो कमिट किया था कि 30 मैराथन लूंगा मैं रेलवे के लिए, तो ये 30 मैराथन पूरे होने दीजिए। उसके बाद फिर से मैराथन का रूपरेखा जो है वो चेंज हो जाएगा, और ये आपको एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक चलना स्टार्ट होगा, जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। एक दिन में एक टॉपिक क्लियर, 2 दिन में एक टॉपिक क्लियर, इस तरह से करना स्टार्ट करेंगे। तो बाबू पिंकी, वहां से आप बेलेट्रॉन के लिए भी आप आराम से वहां पे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी था। क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन में कोई ज्यादातर दम नहीं था। कहाँ गया भैया?
चलिए छोड़िए, नहीं हो रहा है। देखिए क्या किया ना, 1 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 3 का स्क्वायर किया, उसके बाद 7 का स्क्वायर किया, और उसके बाद 5 का स्क्वायर किया। अगर हम देखें तो 1 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गए, सती सती 49 हो गया, और 25 25 हो गए ना। तो 9 49 1 50 और 25 75, 75 और 9 कितने हो गए, तो ये जोड़ करके 84 हो गए। अब बोलोगे सर 84 से 168 कैसे लाओगे, तो बाबू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 हो गए, 8 दूना 16 हो गए, 168 आ गया। ठीक है, सेम काम अप्लाई कर दो किसके साथ, तो देखो 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर बच्चा 121 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 9 9 81 हो गया, और 25 25 हो गए। अब इन सभी को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो 1 1 2 और 5 2 7 के लिए 7, कुछ नहीं कैरी बचा, 8 2 10 10 2 12 12 के लिए 2, हाथ में 1 कैरी बचा, 1 1 2 यानी 227 आया। कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना 14 के लिए 4, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4, 7 दूना 14 का 4, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 दूना 4, यानी 454 चाहिए। 454 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को बनाएंगे। अतुल खुश रहिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 20 सेकेंड, एकदम बहुत गंदा वाला लॉजिक है। ठीक है, 20 सेकेंड बनाकर दिखाओ जल्दी से, आप बना सकते हो, मुझे यकीन है। 20 सेकेंड। 4 के लिए आंसर डी हो गया, यानी 59 हो गए। रंजन जी का आंसर पहले आया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ नहीं किया, यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को 3 को 3 से गुना किया, 3 तिहाई 9 हो गए, और 4 और 2 को जोड़ दिया तो 4 2 6 हो गए। इसी तरह 2 से 1 को गुना किया तो 2 हुआ, और 5 और 4 को जोड़ दिया तो 9। तो यहाँ क्या करेगा, तो फर्स्ट को फर्स्ट से गुना, तो 5 एकम 5 हो गए, और 8 को 1 के साथ जोड़ देगा तो 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 59 आंसर हो गए, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। यही रीजनिंग का मजा है, कभी भी कुछ भी कर करके आंसर लाया जा सकता है। अच्छा ध्यान से देखिए, इनइक्वालिटी के प्रश्न है, और इनइक्वालिटी बनाना बेहद ही आसान होता है। सबसे पहले देखो, इनइक्वालिटी का ये विस्तृत रूप ग्रुप डी में दिखाया गया है। यानी अभी तक क्या होता था कि हम लोग एक ही सिंबल वाला समीकरण कंक्लूजन देखते थे, अब यहाँ डबल डबल सिंबल का कंक्लूजन है, और हमको इसमें चेक करके सही और गलत तय करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखें कि Q क्या ग्रेटर है M से। तो अगर हम Q से M तक की बात करेंगे तो X के ऊपर देख लो ये चाइना वॉल लग गया, और हमें मालूम है कि जब एक ही एलिमेंट के दोनों साइड साइन का मुख बंद है तो उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है, यानी Q चाह के भी M तक नहीं आ सकता है, तो पहला गलत हो गया। देखो M से हम R की अगर बात करें तो M से R तक जाने में लेसर और लेसर में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी R को लेसर होना होगा, तो R लेसर है M से। अच्छा फिर अगर हम R से X की बात करें तो R को ग्रेटर होना होगा X से, तो R ग्रेटर है X से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। क्या पूछा था कि दिए गए आधार पर कौन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही सत्य है। तो 5 के लिए आंसर हम लोग सी को कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देखिए तो डी को बाबू किससे मिलना है, तो सी से मिलना है सर। डी किसको जानता है, बी को, और बी किसको जानता है, सी को। अब यहाँ पे बी के पास मुंह बंद है, यहाँ भी बी के पास मुंह बंद है, यानी बी ने चाइना वॉल बना दिया और ये खत्म हो गया। बोलोगे सर कैसे, तो देख लो, बी लेसर है किससे, डी से, और यहाँ बी लेसर है किससे, सी से, बी के ऊपर चाइना वॉल बना। अच्छा टी से किसको मिलवाना है, बी को,
तो टी से मिलवाएंगे सी को और सी से मिलवाएंगे बी को, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, तो किसकी तरफ ग्रेटर, तो टी की तरफ, दूसरा सही है। बोलोगे कैसे, तो देखो टी ग्रेटर इक्वल है किससे, तो सी से, और सी ग्रेटर है किससे, तो बी से। ठीक है, अब टी और बी के बीच में ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी टी को ग्रेटर होना चाहिए, ऑलरेडी टी ग्रेटर है, यानी 2 नंबर हमारा सही है। और 2 नंबर देख लो किस में दे रखा है, तो सी में दे रखा है। तो 6 नंबर क्वेश्चंस के लिए आंसर हम लोग जो है ना ये सी लगाने वाले हैं, यही इसके लिए परफेक्ट आंसर है। अच्छा देखिए क्या कहता है, स्तनधारी यानी मैमल्स, उभयचर और ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल अगर आपको मालूम है कि ब्लू व्हेल रहता तो पानी में है, लेकिन वो स्तनधारी जानवर है। ठीक है, वो मैमल्स का हिस्सा है। उभयचर, ब्लू व्हेल कभी उभयचर नहीं होता है, स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वो उभयचर नहीं होते हैं। तो देख लीजिए, ये रहा ब्लू व्हेल, कैसे प्राणी में आएगा, तो स्तनधारी प्राणी में आएगा, और उभयचर बिल्कुल अलग हो जाएगा, जिसको ट्रायंगल से दिखा रखा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, यही इसके लिए सबसे लाजवाब आंसर है। देखो कहता है सर मेज, कुर्सी और अलमारी, तो देखिए तीनों अलग अलग चीज है। मेज अलग चीज है, इस पे हम लोग वस्तु रखने का काम करते हैं। कुर्सी अलग चीज है, बैठने का काम करते हैं। अलमारी अलग चीज है। तो मेज, कुर्सी और अलमारी में कोई समानता नहीं है, तीनों में विभिन्नताएं हैं। और तीनों में जब विभिन्नताएं हैं तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा। देखिए कहता है 9, क्वेश्चन नंबर 9, लोगों के एक समूह में 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं और 9 व्यक्ति केवल दुबई को, केवल एक व्यक्ति हैं जो आगरा को। अच्छा, इसका मतलब वेन डायग्राम बनाना है। पहला वेन हमने खींचा किसके लिए, तो गोवा के लिए। अब क्वेश्चंस में कहा गया है कि 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल गोवा को पसंद करते हैं और 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं। 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल दुबई को पसंद करते हैं। केवल एक व्यक्ति है जो केवल आगरा पसंद करता है, और तीसरा वेन आगरा का बनेगा, और केवल एक व्यक्ति है जो आगरा को पसंद करता है। 10 व्यक्ति गोवा और आगरा दोनों पसंद करते हैं, तो गोवा और आगरा दोनों पसंद करने वालों की संख्या 10 हो गई। जबकि 2 व्यक्ति दुबई और गोवा दोनों पसंद करते हैं, तो 2 व्यक्ति दुबई और गोवा दोनों पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगरा और दुबई दोनों पसंद करता हो, तो आगरा और दुबई पसंद करने वाले की संख्या 0 हो गई। और समूह में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीनों पसंद करता हो, तो ये भी भैया 0 हो गया। अब पूछ रहा है कि सर बता दो कि समूह में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए अगर समूह में व्यक्ति देखने जाओगे तो ये केवल 1 वाले को जोड़ लो, केवल 2 वाले को जोड़ लो, 3 वाला इसमें है नहीं, तो ये 8 हुआ, और ये 10 18 हो गए, 18 और 2 20 हो गए, 20 और 10 30 हो गए। यानी हम कह सकते हैं सर केवल 8, केवल 9, केवल 1, ये केवल 1 पसंद करने वाला है, प्लस 2 और 10 ये केवल 2 पसंद करने वाला है, प्लस तीनों पसंद करने वाले की संख्या 0 है। जब इसको जोड़ोगे तो 9 1 10 1 18 हो गए, और इसको जोड़ोगे तो ये 12 हो गए, और ये 0, तो 12 18 कितने हो गए, तो ये टोटल 30 हो गए। 30 देख लो किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी इस वाले क्वेश्चंस के लिए जो परफेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ये ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। मनीष ने दे दिया था चंदन का आंसर गलत है 9 का बाबू, संजीव का आंसर सही था। ठीक है चंदन बाबू आपका आंसर गलत था। 39 कहां से ले आया रे बच्चा, अपने मन से 9 ले आए। नेक्स्ट देखोगे, कहता है 21 व्यक्ति हैं और 3 भाषा, फ्रेंच, जर्मन और जापानी। तो टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति कितने हैं, तो 21 है। टोटल व्यक्ति कितने हैं बाबू, तो 21 है। और भाषा कितने हैं, तो 3 भाषा है, फ्रेंच, जर्मन और जापानी। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रेंच, ये रहा हमारा जर्मन, और ये रहा हमारा जापानी। 3 वेन हमने बनाया। अब देखो प्रश्न में क्या कहे गए हैं, 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, केवल जर्मन नहीं बोला गया है ना, तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो जर्मन, यानी इस पूरे सर्किल में 10 ही व्यक्ति हो सकते हैं। 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं,
यानी जापानी वाले सर्किल में 12 व्यक्ति हो सकते हैं, और 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, और 10 व्यक्ति क्या बोलते हैं, तो ये फ्रेंच बोलते हैं। 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, केवल लगाया है इसके लिए अंदर लिखोगे। 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल सकते हैं। फिर कहता है 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं, 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं। 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं, और 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन दोनों बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 डाटा। चलिए ध्यान से समझोगे आप, देख लो। हमेशा याद रखना, जब भी ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा छोटा हो और यूनियन वाला हिस्सा बड़ा हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1, 4 1 5 5 3 8, यानी यहां बचे 2, 10 पूरा हो गया। 4 2 6 3 9 1 10, यानी अब इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं। इसमें कितने चाहिए? तो 5 चाहिए थे। तो देखो 3 2 5 हो, इसमें 12 चाहिए थे, तो 5 3 8 2 10 मिल गए, तो बचे कितने? 2। जर्मन में 10 चाहिए था, 3 2 5 1 6 मिल गया, बचे कितने? 4। पूछा क्या गया है? कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोलते हैं? तो जापानी और जर्मन बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो 2 है। तो 2 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होता है इसको हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम या मैथमेटिकल वेन डायग्राम कहते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर 2 वेन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मुजवानी बना लो। अगर 3 वेन 4 वेन का क्वेश्चन है तो आप ड्रॉ कर लो डिजाइन को। जो ही आप डिजाइन को ड्रॉ करोगे आप आंसर को देने में सक्षम हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहा हूं। देखिए कहता है 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे? तो हमेशा याद रखना मेरी बात को, 100 साल की बात करें ना, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, 24 लीप ईयर होता है और 76 ऑर्डिनरी ईयर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखोगे। 100 साल की बात करें तो 100 साल में 24 लीप ईयर होगा और 76 ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो आंसर क्या लगाएंगे? 24 लगाएंगे। आंसर क्या लगाएंगे? 24। 25 लगा दिया। आंसर क्या लगाएंगे? 24। लेकिन एक बात याद रखोगे, इसमें बहुत जरूरी बात है याद रखने वाली। यदि 100 साल को पार करते समय शताब्दी लीप वर्ष बीच में शामिल हो जाए तो लीप ईयर की संख्या 25 और ऑर्डिनरी ईयर की संख्या 75 हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप ये याद तो रख लेते हो कि सर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, लेकिन 100 साल में चूंकि 24 लीप ईयर हुआ, तो देखो अगर 100 साल में 24 लीप ईयर हो गए तो अगर हम 200 साल की बात करें तो 24 दूना 48 होगा। अगर हम 300 साल की बात करें तो 24 तिया 72 होंगे, और 400 साल की बात करें तो 24 चको 96 होंगे, लेकिन इसमें प्लस 1 होकर के 97 हो जाता है। अब यही प्लस 1 क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम 400 की घटना लेंगे तो जो 400वां वर्ष होता है ना बच्चा, वो अपने आप में भी लीप वर्ष होता है, और उसमें लीप वर्ष की संख्या 25 हो जाती है। तो आप हमेशा याद रखो, अच्छी चीज है कि सर 100 साल में लीप वर्ष 24 और ऑर्डिनरी ईयर 76 होते हैं, लेकिन हमेशा इसके साथ ये भी याद रखो कि यदि 100 साल को पार करते समय शताब्दी लीप वर्ष में शामिल हो जाए तो लीप ईयर की संख्या 25 हो जाती है। साधारण वर्ष पार करेगा, साधारण शताब्दी, तो कितने होंगे? 24, लेकिन लीप शताब्दी पार करेगा तो कितने होंगे? तो 25। अब फिर से एग्जांपल के रूप में समझ लो, अगर हमने कहा कि 1800 से 1900
के मध्य लीप ईयर कितने मिलेंगे? तो 24 मिलेंगे। अगर हमने कहा 1900 से 2000 यानी 2000 के बीच में लीप ईयर कितने मिलेंगे? तो यहां भी हमको 24 ही लीप ईयर मिलेंगे। लेकिन यदि हमने कहा कि 2000 से 2100 के बीच कितने लीप ईयर मिलेंगे, तो यहां लीप ईयर की संख्या जो है ये 25 हो जाएगी। यहां लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहां लीप ईयर की संख्या 25 हो जाएगी। हमेशा याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे। 100 साल में लीप ईयर की संख्या 24 और ऑर्डिनरी ईयर की संख्या 76। लेकिन जब भी 100 साल पार करते समय शताब्दी लीप वर्ष शामिल होगा, तब वहां लीप ईयर की संख्या 25 और ऑर्डिनरी ईयर की संख्या 75 होगी। यही कारण है कि 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, लेकिन 400 साल में 96 ना होकर के 97 हो जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब इस क्वेश्चन में आप कभी भी फंसने वाले नहीं हो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि सर 7.16 आवर है, ठीक है, और आपको इसको चेंज किस में करना है? तो आवर में, मिनट में और सेकंड में। इसको कैसे चेंज करना है? तो सर आवर में, मिनट में और सेकंड में सर आप इसको चेंज कर दो। तो अक्सर इसके लिए लोग बच्चे लंबे लंबे कैलकुलेशन कर लेते हो। बिल्कुल लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है मेरे भाई, एकदम छोटा सा कैलकुलेशन करना है। देखो ये जो लास्ट का जो अंक डेसिमल के बाद है ना, उसको पकड़ लेना और सीधा 6 से गुना कर देना। 16 छक कितने हो गए? तो 96 हो गए। अगर 2 संख्या वाली अंक आई है तो एक अंक को खींच लेना, और 3 संख्या वाली अंक आई है तो 2 अंक को खींच लेना। जैसे यहाँ 96 आया, यानी 2 संख्या वाली अंक आई, तो इसमें से 9 को अलग कर देना। ये 9 चला जाएगा मिनट में, ये पहला जो 7 है वो घंटा में। अब जो बचा क्या? तो बच गया सर 6। इस 6 को फिर से 6 से गुना कर देना, तो 6 की कितने हो जाएंगे? तो 36 सेकंड हो जाएंगे। 36 सेकंड हो जाएंगे। यानी 7 और 16 को, घंटे को अगर घंटे, मिनट और सेकंड में लिखे तो 7 घंटा 9 मिनट और 36 सेकंड का समय होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया। फिर से समझ लो, ये 2 अंक और 3 अंक हमने किसकी बात करी थी? मान लो कि हम कह देते 7:35, ठीक है, कि 7:35 आवर हो रहे हैं। इसको आप घंटा, मिनट और सेकंड में तोड़ो। तो क्या करना है ना कि इस 35 को लेना और 6 से मल्टीप्लाई करवा लेना। ठीक है, तो 6 बचे 30 के लिए 0, हाथ में बच गए 3, 6 3 18, 19 20 21, 19 20 21। अब तो ये 3 अंक का आ गया ना, तो 3 अंक का आ गया तो 2 अंक को साइड में कर दो। ठीक है, और ये 0 को 6 से गुना कर दो, तो फिर कितने हो गए? तो 6 हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब ये टोटल हो जाएगा 7:21 सेकंड। 7:21 सेकंड। दिमाग में चढ़ा? तो हमेशा किससे गुना करेंगे? अंतिम अंक को 6 से। अगर 2 अंकों में आया है आपका आंसर, तो एक अंक को मिनट बनाओ, एक अंक को फिर 6 से गुना करके सेकंड बनाओ। अगर 3 अंकों में आपका आंसर आ गया है तो 2 अंक को मिनट बनाओ और एक अंक को लेकर के आप उसको सेकंड बना लो। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए कहता है कि सभी पर्दे जो है ना परिष्कृत हैं। तो देखिए पर्दा और परिष्कृत की संबंध को बात करें तो कोई भी पर्दा परिष्कृत नहीं है। तो जब यहाँ कोई भी पर्दा परिष्कृत नहीं है तो सभी पर्दा परिष्कृत नहीं होगा, ये सही है। लेकिन सभी पर्दा परिष्कृत है, ये गलत है। कोई आदमी परिष्कृत नहीं है। तो देख लो, आदमी ने मांगा दहेज मिल गया, परिष्कृत को भी मिल गया, और पर्दा मिलवाने को तैयार है, यानी दूसरा सही है। तो 1 नंबर गलत है लेकिन 2 नंबर सही है, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। देख लो, जितना भी आदमी था, कहता है सर सभी आदमी पर्दे हैं, यानी जितना भी आदमी है ना बाबू वो क्या है? पर्दा है। और कोई पर्दा परिष्कृत नहीं है। तो कोई भी पर्दा क्या नहीं है? तो परिष्कृत नहीं है। ठीक है, हो गया। अब देखो पहला कहता है सभी पर्दे परिष्कृत हैं। तो जब कह रखा स्टेटमेंट नहीं कि कोई भी पर्दा परिष्कृत नहीं है, तो फिर सभी पर्दा परिष्कृत कैसे हो सकता है? गलत हो गया।
दूसरा, कोई भी आदमी परिष्कृत नहीं है, तो सही कह रहा है क्योंकि आदमी पर्दा के अंदर है और पर्दे की दुश्मनी परिष्कृत से है, तो आदमी की दुश्मनी भी परिष्कृत से होगी, यानी 2 नंबर बिल्कुल सही कहा जा रहा है। और ऐसी व्यवस्था हमें किस में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कुछ घोड़े बंदर हैं। कुछ घोड़े क्या है, बंदर है, पहला निष्कर्ष। इसका स्टेटमेंट कहाँ है रे? अच्छा स्टेटमेंट यहां दिया गया है, देखिए कहता है कुछ घोड़े बंदर हैं, तो घोड़ा हमारा पॉजिटिव के पास, बंदर भी पॉजिटिव निगेटिव के पास। जब कोई घोड़ा बंदर नहीं है तो कुछ घोड़ा बंदर कैसे होगा? और कुछ गधे बंदर नहीं है, तो घोड़ा मिलवाने को तैयार है, यानी दूसरा सही है। केवल 2 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देख लो वेन डायग्राम खींच रहे हैं, जितना भी गधा था इसमें से कुछ गधा जो था ना वो घोड़ा था। और फिर बोला सर कोई घोड़ा बंदर नहीं, यानी घोड़ा की दुश्मनी किससे है, तो बंदर से है। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई करे तो इन दोनों के बीच 100% वाली दुश्मनी है और इन दोनों के बीच 50% वाली दुश्मनी है। अब पहला कहता है कि कुछ घोड़े बंदर हैं, तो देखो घोड़ा का कुछ हिस्सा बंदर दिख ही नहीं रहा है, यानी ये गलत है। दूसरा, कुछ गधे बंदर नहीं है, तो जो गधा घोड़ा के पास होगा और घोड़ा का दुश्मन बंदर है, तो जितना गधा का हिस्सा घोड़ा के पास है और घोड़ा बंदर से दुश्मनी निभाएगा, तो गधा का वह हिस्सा जो घोड़ा के पास है वो गधा का हिस्सा बंदर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि कुछ गधे बंदर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कुछ गधा घोड़ा है और घोड़ा बंदर नहीं है, तो कुछ गधा भी बंदर नहीं है। तो 1 नंबर गलत हो गया और 2 नंबर जो है ना ये सही हो गया। और ऐसा किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। पूरा कथन पढ़ें। अच्छा एक और है, सभी बंदर गधे हैं। शशिकांत जी ऐसे स्लाइड काहे सेट करते हैं जी? स्लाइड स्पष्ट रूप से सेट किया कीजिए। सभी बंदर गधे हैं, देखिए जितना भी बंदर है ये सारा का सारा बंदर क्या है, गधा है। कुछ गधा घोड़ा है, कुछ गधा जो है वो घोड़ा है, और कोई घोड़ा बंदर नहीं है, कोई घोड़ा बंदर नहीं है, यानी इन दोनों के बीच 100% की दुश्मनी है। अब देखिए क्या कहता है, कुछ घोड़े बंदर हैं, कुछ घोड़े बंदर है, तो बताइए कुछ घोड़ा बंदर हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता है, कैंसिल। कुछ गधे बंदर नहीं है, तो सही बात में है, जो गधा घोड़ा होगा, जो गधा घोड़ा होगा वो गधा कभी भी बंदर नहीं होगा, तो कुछ गधे बंदर नहीं है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी अभी भी वही बात रही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहता है कुछ गायक कलाकार हैं। अच्छा बताओ गायक कैसा है, तो निगेटिव के पास, कलाकार है पॉजिटिव के पास, गलत हो गया। कुछ नर्तक जादूगर नहीं है, ठीक है, तो देखिए नर्तक हमारा यहाँ है और जादूगर यहाँ है, कलाकार मिलवाने को तैयार है, सही हो गया। कुछ गायक जादूगर हैं, गायक को जादूगर तक ले जाने में 2 निगेटिव आएगा और 2 निगेटिव मिलकर कंक्लूजन नहीं हो सकते हैं, तो केवल 2 अनुसरण करता है जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलो ध्यान से देखो, पहला कहता है कुछ गायक नर्तक नहीं है, यानी जितना भी गायक है हमारे पास इसका कुछ हिस्सा, गायक का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, तो नर्तक नहीं है। चलिए कुछ नर्तक कलाकार है, कुछ नर्तक जो है वो क्या है, कलाकार है। और फिर कहता है कोई भी कलाकार जादूगर नहीं है, तो कलाकार क्या नहीं है, जादूगर नहीं है। इस प्रकार का वेन बनेगा इसका। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ गायक कलाकार हैं। अच्छा बताइए गायक का कुछ हिस्सा कलाकार दिखता है क्या, तो नहीं सर, गायक का कुछ हिस्सा कलाकार नहीं दिखता है, गलत हो गया। कुछ नर्तक जादूगर नहीं है, बताइए जादूगर की दुश्मनी कलाकार से है और कलाकार का कुछ हिस्सा नर्तक के पास है, तो जो नर्तक कलाकार होगा, यानी इतना हिस्सा, जो नर्तक कलाकार होगा, क्या वो नर्तक कभी भी जादूगर बन पाएगा, तो नहीं सर, क्योंकि कलाकार और जादूगर में दुश्मनी है, तो जो नर्तक कलाकार होगा वो नर्तक जादूगर नहीं बन पाएगा, यानी कुछ नर्तक जादूगर कभी नहीं बन पाएगा।
कुछ गायक जादूगर हैं। अच्छा बताइए, कुछ गायक जादूगर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सही हुआ बाबू? तो केवल 2 नंबर, और केवल 2 नंबर किस में दे रखा है? तो सी में दे रखा है, इसीलिए हम लोग 15 क्वेश्चन के लिए आंसर सी लगाने वाले हैं। आज तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं जी। देखिए, कहता है एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक वरिष्ठ रैंक दी जाती है, और 44 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर की बात करें तो ये 40 टोटल प्लेयर थे। अब कहता है जतीन का रैंक 15वां है, तो जतीन का रैंक कितना है? तो 15वां है। कौन है? जतीन का रैंक 15वां है। यदि सूची में मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी हैं, तो बताइए सूची में मनोज से नीचे, किससे नीचे? मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी हैं। तो जब 8 खिलाड़ी मनोज से नीचे हैं, इसका मतलब मनोज 9वां नंबर का खिलाड़ी है, क्योंकि सूची में मनोज से नीचे केवल 8 ही खिलाड़ी हैं, यानी मनोज 9वें नंबर का खिलाड़ी है। अब पूछता है कि बताइए सर कि जतिन और मनोज के बीच में, जतिन और मनोज के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हो? तो देख लो, टोटल प्लेयर 40 थे। 40 में से ऊपर से 15 हमने जतीन को देखा, और नीचे से 9 हमने मनोज को देखा, तो 15 9 24, यानी 40 खिलाड़ी में हमने 24 खिलाड़ी को देख लिया। तो 40 खिलाड़ी में जब 24 खिलाड़ी को देख लिया तो बचे कितने? तो 16 खिलाड़ी बचे। यही 16 खिलाड़ी जतिन और मनोज के बीच में होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे स्पष्ट और परफेक्ट आंसर है। बच्चा हम तो जानते भी नहीं है विक्रमजीत सर कौन है, ठीक है, आप हमसे पूछ रहे हो। हमें आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम दूसरे सर को जाने कि कौन कैसा पढ़ा रहे हैं, कौन कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, कौन कौन टीचर अभी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, कितने टीचर मार्केट में हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं होती है। मैं बस अपना काम करता हूं और खुश रहता हूं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, एक माली एक बागीचे में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है, यानी हर पंक्ति में पेड़ जो होंगे ना वो एक समान होंगे, और बागीचे में 105, 210 या 420 पंक्तियां हैं। अब पंक्ति कितनी हो सकती है? तो 105 पंक्ति हो सकती है, या 210 पंक्ति हो सकती है, या 420 पंक्ति हो सकती है। यानी बागीचे में पंक्तियों की ये 3 संभावित संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अब पूछा गया है पंक्तियां, तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है, ऐसा पेड़ लगाए जाने वाला की पेड़ों की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी सबसे कम संख्या कितना होगा जिससे हम सारे को सेटिस्फाइड कर सके। तो ध्यान से देखो, अगर हम 420 पेड़ रखते हैं, कितना पेड़ रखते हैं? 420 पेड़, और मान लो कि 105 पंक्तियां हैं, तो हम हर पंक्ति में अगर 4 पेड़ डाल दें, हर पंक्ति में अगर 4 पेड़ डाल दें तो ये 420 पेड़ खत्म हो जाएगा। अगर मान लो कि हमारे पास पेड़ की संख्या कितनी है? 420 है, और हमारे पास पंक्ति की संख्या 210 है, तो हर पंक्ति में अगर 2 पेड़ डाल दे सेटिस्फाइड हो जाएगा। मान लो हमारे पास 420 पेड़ है और पंक्ति की संख्या भी 420 है, अगर हम एक एक पेड़ सब में लगा दें तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। यानी 420 तीनों को सेटिस्फाइड करने के लिए रेडी है। अच्छा मान लो कि हमने 315 पेड़ मान लिया, ठीक है। तो अगर 315 पेड़ लगाएंगे और पंक्ति में पेड़ों की पंक्ति की संख्या 105 है, इसका मतलब 3-3 पेड़ जाएंगे सब में। अगर पंक्ति की संख्या 210 है, पंक्ति की संख्या 210 है, तो देख लो तो 315 पंक्ति है और 210 गो पेड़ है, तब तो बहुत सारी पंक्तियां खाली रह जाएगी ना। जबकि वो कहा है कि कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है, पेड़ को शेष नहीं बचना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर 210 पंक्ति माने, ठीक है, तब देख लो ये वाला तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। अच्छा अगर हम पंक्ति की संख्या 105 माने कि 105 पंक्ति में पेड़ लगा है, ठीक है, तो अगर 105 पंक्ति में पेड़ लगा है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पेड़ों की संख्या। 105 पेड़ है न्यूनतम हमारे पास, तो इस पंक्ति को तो सेटिस्फाइड कर देगा, लेकिन इस पंक्ति को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा।
इस पंक्ति को भी सेटिस्फाइड नहीं कर जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर 420 जाएगा। 420 इकलौता एक क्वेश्चन है जो आपके सारे के सारे को कवर कर सकता है। कोई बात नहीं बाबू सानू, जिनकी बात आपको अच्छी लगे आप उनकी बैच लीजिए, उसके लिए आप मेरे पे प्रेशर मत बनाइए, ठीक है? क्योंकि कोई भी टीचर अच्छे नहीं होते हैं, कोई भी टीचर बुरे नहीं होते हैं। मैं बार बार ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ और आप हर बार यही चीज़ हमसे पूछते हैं, कौन टीचर अच्छा है सर, कौन टीचर खराब है सर, आपको किनकी क्वालिटी अच्छी लगती है, आप उनकी बात करो ना। 83 103 113। अच्छा देखो, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं 30 सेकंड का समय देता हूं। क्वेश्चंस काफी खूबसूरत है। आप अगर अंतर निकालकर बनाने की कोशिश करोगे तो आप इस क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। 17 नंबर एक बार फिर बाबू पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर 17 नंबर बता देते हैं फिर से। देख लेते हैं 17 नंबर, पहले इसको देख लीजिए। बिल्कुल नहीं है। एलसीएम निकाल दीजिए, देखिए एलसीएम 420 आ रहा है। मिला इसका आंसर। जो भी अंतर निकालिएगा अंतर से नहीं बनेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमको यहां वाट चाहिए, ध्यान से समझिएगा। अगर यहां अंतर निकालोगे कितना का, 10 का, यहां अंतर निकालोगे कितने का, 10 का, फिर यहां अंतर निकालोगे कितने का, 20 का, फिर यहां अंतर निकालोगे कितने का, 10 का, फिर यहां अंतर निकालोगे 63 73 20 का, फिर यहां अंतर निकालोगे 10 का, फिर से यहां अंतर निकालोगे तो 20 का आएगा, और फिर से यहां अंतर निकालोगे तो 10 का आएगा। अब अगला अंतर आप जैसे ही 20 लोगे तो आपके कोई ऑप्शन सुटेबल नहीं है। तो आखिर ये सीरीज कर क्या रहा है? तो ध्यान से समझिएगा, ये सीरीज कर क्या रहा है। ये सीरीज जो है ना, केवल ये प्राइम नंबर का सीरीज है। तो 113 के बाद प्राइम नंबर ढूंढिए कौन है। तो 113 के बाद अगर हम प्राइम नंबर ढूंढने जाएं तो 119 है। 119 के बाद प्राइम नंबर कौन है? तो 123 है। 123 के बाद कौन है? तो 129 है। 129 के बाद कौन है? तो 131 है। उसके बाद कौन है? तो 137 है। 137 के बाद कौन है? तो 141 है। 141 के बाद कौन है? तो 143 है। 143 के बाद कौन है? तो 147 है। 147 के बाद कौन है? 153 नहीं, कट जाएगा 53 से। 157 नहीं दे रखा है ऑप्शन में। 157 प्राइम नंबर है। इससे ऊपर आइए, 161 प्राइम नंबर है। 163 प्राइम नंबर है। 171 प्राइम नंबर है। देख लो 163 दे रखा है, यही इसका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 163 आप काट सकते हो बच्चा, नहीं काट सकते हो। देखिए बाबू 17 नंबर क्यों नहीं गलत है। उसने पूछा था न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या निकालने के लिए 105 एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। 105 210 420, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। निकालिए तो कटेगा क्या? 105 से ही काट देते हैं, एक बार में, दो बार में, चार बार में। आइए 105 इंटू 2 इंटू 2, 105 दूना 210, 210 दूना 420, एलसीएम कितना आया? 420 आया। यानी न्यूनतम पेड़ की संख्या कितनी चाहिए? तो न्यूनतम पेड़ की संख्या 420 चाहिए। ठीक है, अगर 420 मिल जाएगा
तो आप आराम से 105 वाले को भी सेटिस्फाइड कर सकते हो, 210 वाले पंक्ति को भी सेटिस्फाइड कर सकते हो और 420 वाले पंक्ति को भी सेटिस्फाइड कर सकते हो। वही प्रश्न पूछे गए थे कि पेड़ों की न्यूनतम संख्या क्या रखोगे कि वो 105 पंक्ति को भी सेटिस्फाइड कर ले और पेड़ ना बचे, 210 पेड़ को पंक्ति को भी सेटिस्फाइड कर ले पेड़ ना बचे, और 420 पेड़ को भी सेटिस्फाइड कर ले और पेड़ ना बचे। तो उस सिचुएशन में हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, तो 420 निकल के आया, नहीं 420 ही इसके लिए परफेक्ट आंसर है। उसी को हम डीपली एक्सप्लेन करके आपको समझाए थे। ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन समझ गए? काफी खूबसूरत क्वेश्चन मिला है। अभी तक के सीरीज में जितने भी क्वेश्चन मिले ना उसमें सबसे तगड़ा सीरीज है, क्योंकि अंतर निकालने से ये सॉल्व ही नहीं होगा। देख लो, रीजनिंग की फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुई है 14 अगस्त 2024 को सुबह 9 से 10। ठीक है, ये आपकी बैच जो है ये आपकी प्योर ऑफलाइन बैच है जो किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस में चलती है साईं मंदिर के नजदीक। आप अगर इसी का ऑनलाइन मोड लेना चाहते हो तो ऑनलाइन बैच जो है 6 to 7 PM, ठीक है, ये शाम में 6 से 7 चलती है और ये रोटेशन बैच है, यानी आप जहां से स्टार्ट करोगे आपकी बैच वहां आएगी और बैच समाप्त हो जाएगी। तो इस बैच में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस जिस टॉपिक से आपने स्टार्ट किया है वो घूम करके जब बैच उस टॉपिक पे आएगा 7 महीने में तो समझ लेना आपकी बैच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वन। देखिए, ये बड़ा विचित्र क्वेश्चन था और काफी बेहतरीन क्वेश्चन भी था। प्राइस बाबू डिस्काउंट होगा, ऑफलाइन अभी फी होगा, जो मेरी फी 3500 रुपया है ऑफलाइन में, लेकिन अभी वो 15 अगस्त के लिए 50% डिस्काउंट चल रहा था। ऑनलाइन तो आपको 699 में मिल जाएंगे, मात्र 700 रुपये में ऑनलाइन आपको 699 में मिल जाएंगे इजी वे में। देखो, ये रोमन में संख्या लिखी हुई है 1 2 3, तो अगला कितना 4, और 4 को कौन शो कर रहा है, तो ये नंबर, तो आंसर इसका ये नंबर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसको डॉट गिनने गए कि 3 डॉट है, 6 डॉट है, 9 डॉट है, तो 12 डॉट वाला खोजो, उनका सिर्फ समय बेस्ट हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो वो डॉट में क्या लिख दिया था ना कि डॉट करते करते वो सिर्फ रोमन संख्या को लिख रखा था। पहले में 1 था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो चौथे में क्या होना है 4 होना है, और ये भी अच्छे क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन है। अच्छा देखो तो ध्यान से देखना, अगर हम 5 को 2 से गुना करें तो 5 दूना 10 हो जाएंगे, और प्लस 2 अगर कर दें तो ये रहा हमारा 12। इसी तरह अगर हम 12 को 2 से गुना करते हैं तो 12 दूना 24 होगा क्या, और 24 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 26 होगा। इसी तरह 26 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 26 दूना 52 होंगे, और 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। इसी तरह 54 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 54 दूना 108 हो जाएगा, और 108 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएंगे। 110 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो आंसर हमारे लिए 110 जो है यही सुटेबल बैच होगा। टॉपिक कहां बचा हुआ है जी, उसमें एक आपका मैट्रिक्स बचा हुआ है, एक आपका कंडीशनल नंबर एंड लेटर बचा हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। राम स्थान ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूछता है सर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ए उत्तर से 5 किलोमीटर चला, यानी नॉर्थ में चला कितना 5 किलोमीटर, और फिर वो बाईं ओर मुड़ा, तो नॉर्थ से बायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में जाएगा और कितना चलेगा 3 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो वेस्ट से दायां मुड़ने का मतलब नॉर्थ में जाएगा और 2 किलोमीटर चलेगा, और अंत में दाईं ओर मुड़ा तो नॉर्थ से दायां मुड़ने का मतलब ईस्ट में जाएगा 3 किलोमीटर, और पहुंच गया बी पे। अपोजिट डायरेक्शन हमेशा कट जाता है, देख लो, वेस्ट 3 ईस्ट 3 कट गया। अब नॉर्थ में कितने बच गए, तो 7 किलोमीटर। दोनों स्थान के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 7 किलोमीटर। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, प्लस के पहले जो भी आती है ना वो पुत्री यानी बेटी कहलाती है,
और माइनस के पहले जो भी आता है ना वो पिता कहलाता है। इसी तरह इनटू के पहले जो भी आता है वो भाई कहलाता है, और डिवीजन के पहले जो भी आती है वो पत्नी कहलाती है। ठीक है, अब समीकरण क्या है हमारे पास, तो P प्लस आर माइनस क्यू इंटू एस है। ठीक है, अब पूछ रहा है सर इसका अर्थ क्या होगा, तो कहता है पी एस की माँ है। चलो देखते हैं, अगर हम एस हैं तो हमारे पहले इंटू का साइन है, और इंटू के पहले मेरा भाई यानी क्यू मेरा भाई है, और मेरे भाई के पिताजी हो गए यार, तो भाई के पिताजी मेरे भी पिताजी हो गए, और मेरे पिताजी की बेटी हो गई पी, तो पिताजी की बेटी मेरी बहन लगेगी, यानी पी को एस की बहन होना चाहिए था, यहाँ पी एस की माँ है यानी गलत है। दूसरा कहता है एस क्यू की बहन है, तो देखो तो अगर ये हम हैं तो इंटू के बाद मेरा भाई है, लेकिन हम उसके भाई हैं या बहन है हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, गलत हो गया। क्यू एस की बहन है तो हम हैं, और इंटू के बाद मेरा भाई है, तो क्यू तो मेरा भाई हो गया और यहाँ कह रहा बहन है। क्यू पी की बेटी है, अब क्यू को पी की बेटी बनाना है तो हम हो गए, माइनस के पहले जो भी आएगा मेरे पिताजी होंगे, और मेरे पिताजी की बेटी यानी मेरी बहन हो गई, तो पी मेरी बहन हो गई तो हम उसके क्या हो गए, तो भाई हो गए, यानी ये भी गलत हो गया। अब जब चारों के चारों गलत हो गए और एक ऑप्शन लेना ही है तो सबसे कमजोर ऑप्शन यही था, क्योंकि यहाँ एस का मेल फीमेल मालूम नहीं चल पा रहा था, एस का मेल फीमेल मालूम नहीं चल पा रहा था, तो एस क्यू की बहन है, तो जब क्यू एस का भाई हो सकता है तो एस भी क्यू की बहन हो सकती है, तो इस कंडीशन में हम लोग सी को आंसर लगाएंगे, जबकि ये परफेक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन कंडीशन की कमी के कारण हम लोग को वो लगाना ही होगा। बी नंबर लगाए हो, बी नंबर संभव है, देखो तो इंटू के पहले ए है और ए बी का भाई है, तो यहाँ क्यू एस की बहन बोल रहा है, और एस के पहले इंटू है तो इंटू का मतलब भाई है, तो क्यू तो एस का भाई ना हो जाएगा, तो बी नंबर संभव नहीं है। तो किसको लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे, उसको छोड़कर और कोई जाने लायक नहीं है। लेकिन सी भी 100% आंसर नहीं है, ऑप्शंस की कमी के कारण हमने सी का चयन किया है, अगर ऑप्शन और होते तो हम लोग उसका चयन करते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहता है दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू रहते हैं। परिवार में 3 मैरिड कपल है, एन एक चिकित्सक है तथा ओ और पी का भाई है। तो एन क्या है, तो एन एक चिकित्सक है यानी डॉक्टर है, और किसका भाई है, तो ओ तथा पी का भाई यानी एन लड़का है, और इसके पैरेलल में ओ भी आएगा और इसके पैरेलल में पी भी, पी और ओ का मेल फीमेल पता नहीं चलेगा। आगे चलिए, क्यू एस की माँ है, अब कोई क्यू है जो माँ है यानी महिला है, और किसकी माँ है, तो एस की, तो एस के ऊपर क्यू होगी। टी एम की पत्नी है, और टी किसकी पत्नी है, तो टी पत्नी है किसकी, एम की, यानी एम लड़का है, अभी तक कोई भी कनेक्शन जुटा नहीं है। और एम एस के दादा है, अब देख लो एम जो है ना वो एस के दादा है, तो एस के दादा होने के लिए एम को पहले इसका किसी से विवाह करवाना होगा, और इसके ऊपर एम को रखना होगा, और एम जो है वो एस के दादा होंगे। ठीक है, आगे चलिए, ओ एम की इकलौती बेटी है, अब देख लो ओ एम की इकलौती बेटी है, ठीक है, ओ एम की इकलौती बेटी है। अब हम लोग इसको करेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ओ चूंकि बेटी है, और किसकी बेटी है, एम की, ठीक है। अब इसका एक भाई और कौन था, तो पी था, इसका मतलब पी लड़का हो सकता है, क्योंकि ये इकलौती बेटी है तो पी लड़का है। अब ध्यान से देखो, एस के ऊपर क्यू है जो महिला है और यहां पे दे रखा है, तो मे भी हो सकता है कि एन ने विवाह किससे किया होगा, क्यू से, और क्यू महिला होगी और उसके नीचे एस आया। जबकि कह रहा है कि ओ एम की इकलौती बेटी है, तो एम को जाना पड़ेगा ओ के ऊपर, एम लड़का है और इसकी पत्नी कौन है, तो टी है। अब कहता है यू पी और आर की बेटी है, यू किसकी बेटी है, तो पी और आर की बेटी, यानी पी का विवाह किससे हो रखा है, आर से, और यू जो है वो पी आर की बेटी है। चिकित्सक की पत्नी कौन है, तो डॉक्टर की पत्नी क्यू है, और क्यू किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वही आंसर हो जाएगा। आगे चले, हाँ लग रहा है कि सोनू को ब्लॉक करवाना चाहिए। सानू कितने दिन क्लास किए हो,
आप क्लास में कंटिन्यू रहे हो? मुझे नहीं याद है कि आप क्लास में 8 से 12 वाली क्लास में कंटिन्यू रहे हो। एक दिन आते थे, 4 दिन गायब होते थे, फिर 2-3 दिन लगातार रहते थे, फिर 5-6 दिन गायब होते थे, और बीच क्लास से जब से गर्मी बढ़ी है तब से तो आप क्लास ही आना छोड़ दिए थे। अब आप मुझे याद आ गए, जब 8 से 12 बोले ना, आप वहां भी शायरी लिखते थे तो बच्चे कहते थे सर ये बकवास लड़का है, इसको छोड़ दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट वन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में मैड को 56 लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, तो मैड की बात करें ना, अच्छा बताइए, ये 13 है और ये एक 14 है, और 14 और 4 18 है। 18 36 18 तिया 54। अगर हम 3 से गुना कर दे तो 54 हो जाएगा, और जितना लेटर है उसको जोड़ दे, अच्छा सिर्फ कॉन्सोनेंट को जोड़ दे, तो 54 और 2 56 होंगे। अच्छा सेम काम हम कैट के साथ कर सकते हैं क्या? देखो तो कैट है तो 3 + 1 4, और 4 और 24 20, तो ये 24 हो गया। 24 को अगर हम 3 से गुना करें तो 24 तिया 72, 24 तिया 72, और 2 कॉन्सोनेंट है, यहां भी 2 कॉन्सोनेंट जोड़े तो 74 आना चाहिए था। यानी सीधा वैल्यू से काम नहीं चल सका, तो अब उल्टे वैल्यू को कर देखते हैं। टी का अपोजिट एक्स, एक्स का मान 24, ए का अपोजिट जेड का मान 26, और टी का अपोजिट 7। 26 4 30 20 50 7 57 हो गए, यानी अपोजिट भी वैल्यू नहीं ले रहा है। अच्छा अगर सी का अपोजिट एक्स करे और टी का अपोजिट जी करे, और ए को हम एक ही रहने दे, तो 25 26 नहीं जा रहा है। अच्छा ए का अपोजिट अगर हम जेड करें यानी 26, ठीक है, और टी को अगर हम 20 करें तो 46, सी का एक्स 24 नहीं जा रहा है, यानी कोई और काम किया है, देख लेने दो। 3 1 4 20 चक 80, 13 1 14 14। ओहो, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है। एम का प्लेस वैल्यू 13, ए का प्लेस वैल्यू 1, जोड़ दिया 14, डी का प्लेस वैल्यू 4, 14 चको कितने हो गए? तो 56 हो गए। इसी तरीके से कैट की बात करें, सी का प्लेस वैल्यू 3, जोड़ दिया 1, 3 1 4, और टी का प्लेस वैल्यू 20, 20 से गुना कर दिया तो 20 चको 80। देख लो भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, डेन है, डी का प्लेस वैल्यू 4, ई का प्लेस वैल्यू 5, गुना किए किससे? 14 से, 5 4 9, 14 9 26 से 126 दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर सी में। देख लो कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, तो पेनिसुला को 111 लिखता है, क्या है हमारे पास? पेनिनसुला है, यही है ना? अच्छा ध्यान से देखोगे, जोड़ रहा हूं, 20 20 40 हो गया क्या? ठीक है, और 16 और 14 जोड़ दे तो 30 होगा, तो 20 20 40, और 40 और 30 कितने हो गए? तो 70, 70, 80 या 5 85, 85 5 90, 90 और 10 100, 110 111, यानी बस उसके वैल्यू को लिख दिया है, DICHOTOMY, ठीक है। बस राउंड फिगर जोड़ते हुए चले जाओ, आसानी से आपका काम होता हुआ चला जाएगा। ध्यान से देखोगे, ये 25 है ना, ये 15 15 30 हुआ, और 30 और 20 50 हो गए, 30 और 20 50 हो गए, तो 50 और 25 कितने हो गए? तो 75 हो गए। 75 और 1 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो 75 10 85, 85 10 95, 95 और 10 105, 105 और 7 112। ऑप्शन नंबर डी आप कर देख सकते हो। 4 + 9 + 3 + 8 + 15 + 20 + 15 + 13 + 25, ठीक है, ध्यान दोगे। 9 4 13, 13 3 16, 16 8 24, 24 5 29, 29 और 5
34 और 34 और 3 37, 37 और 5 42 का 2 हाथ में बचा 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 2 10, 10 1 11 और 11 मिल गया ना 112। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 112 हो जाएगा। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए कहता है 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है, यानी ऑड में नॉट तलाशने हैं। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई रखो, 51 24, 42 15, 32 13, 72 45, 24 13 3 39 नहीं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ 3 से कट जाएगा, 17 3 51, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 32 3 से नहीं कटेगा, 13 भी 3 से नहीं कटेगा। देखिए 72 3 से कट जाएगा, 45 भी 3 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अलग हो गया, क्योंकि बाकी सब जो है ना वो 3 से डिविजिबल है, और आपका सी नंबर 32 और 13 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर हम लोग सी नंबर को लगाएंगे। कहता है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। अस्तबल घोड़ा के रहने का जगह, बिल चूहा लोग रहता है, घोंसला पक्षी लोग रहता है, गंदी बस्ती व्यक्ति रहेंगे, शहर व्यक्ति रहेंगे, झुंड मान। मान लगाइए, सबसे अच्छा है इसका सी नंबर। पहुंच गए से सर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मान, क्योंकि सारा जानवरों को रिलेटेड कर रहा था। गंदी बस्ती स्लम एरिया में मानव रहते हैं, उसी प्रकार शहर में भी मानव रहते हैं। झुंड तो बहुत चीज का हो सकता है, जानवरों का झुंड, व्यक्तियों का झुंड, पक्षियों का झुंड। तो आंसर सी को लगाइए। अच्छा देखिए, तो एल का प्लेस वैल्यू 12 है ना, और भी का प्लेस वैल्यू 22 है ना, तो क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होगा, और जेड का प्लेस वैल्यू 26 होगा, यानी 17 गुने 26 चाहिए। 17 गुने 26 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट आंसर है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 4 27 25, नेक्स्ट वन इज व्हाट। देखिए 2 का स्क्वायर दिख रहा होगा और यहाँ 5 का स्क्वायर दिख रहा होगा। वहीं आप देखोगे तो यहाँ 3 का क्यूब दिख रहा होगा, तो यहाँ आप 6 का क्यूब करोगे, और 6 का क्यूब बाबू 216 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो आंसर हम लोग किसको लगाने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी को लगाने वाले हैं। तो हमेशा याद रखिए स्क्वायर क्यूब बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इत्मीनान से बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप आराम से इसको बना भी सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि स्क्वायर क्यूब के साथ साथ स्क्वायर क्यूब के आसपास की संख्या को भी आप याद में रखिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने 29 क्वेश्चन देखा, कल भी हम लोग 29 से 30 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। पहले ये भंडारा जो है, ये मैराथन जो है 30 तक हम लोग इसको पूरा करते हैं, उसके बाद इसका हम लोग डिजाइन और रूपरेखा जो है ना वो चेंज कर देंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन ले रहा हूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी ही होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक जगह से बंद के क्वेश्चन कलेक्ट करना होता है। अगर यही हम अपना बिल्कुल हर सेक्टर से क्वेश्चन ले, यानी एसएससी से, रेलवे से, सारे जगह से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करें, तो वहाँ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे आएंगे और हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसी को बनाकर आप सक्सेस हो सकते हैं। इजी क्वेश्चन बना करके एग्जाम नहीं निकाली जा सकती है, इजी क्वेश्चन बना करके बस अपने मन को संतावना दी जा सकती है कि हाँ भैया हम रीजनिंग बना सकते हैं। लेकिन आप सही में रीजनिंग सीख चुके हैं, इसका फैसला इजी क्वेश्चन कभी नहीं करेगा, टफ वाला जो क्वेश्चन है ना वो करेगा। हाँ मिक्सिंग रहेगा, लेकिन एक साथ 2 टॉपिक 3 टॉपिक को मिलाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर को मिला दिया, अब तीनों से मिला करके 30 क्वेश्चन दे डाला, और 30 क्वेश्चन दिया, 2-3 दिन कैलेंडर ब्लड रिलेशन चल रहा है, 2-3 दिन लगातार चला, वहां से बिल्कुल आपका काम जो है ना टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट होते हुए चला जाएगा। तो पहले हम जो 30 कमिट किए थे कि 30 रेलवे का हम मैराथन लेंगे, ये 30 मैराथन आपकी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। हाँ बाबू 7:30 बजे से क्लास चलता है, क्योंकि 7-7:10 हो जाता है मुझे किसान कोल्ड स्टोरेज में क्लास छोड़ने में, वहां से यहाँ आने में जो ड्यूरेशन लगता है, इसीलिए 7:30 से क्लास रखा हूँ, ठीक है।
अपना वाला भी क्वेश्चन दे। बिल्कुल अब अपना वाला क्वेश्चन देना ही पड़ेगा क्योंकि उस क्वेश्चंस का लेवल बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम पे।